ट्रेड डील हुई है और बोलते हैं एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कितना फ्री है पहले तो यही बता दीजिए। फ्री कहने का कुछ है नहीं। फ्री शब्द को हम समझे सिंपल भाषा में तो जिसपे भारत सरकार टैक्स लगाती थी या ब्रिटेन सरकार जो प्रोडक्ट इंडिया से भारत से ब्रिटेन में आते थे उस पे जो टैक्स लगता था वह 0% हो चुका है। भारत में अंग्रेजी शराब है, सस्ती होने वाली। बहुत सस्ती होने वाली है और अंग्रेजी शराब जो है भारत में बहुत मशहूर है। और मैं आपको यह बता दूं आंकड़े के हिसाब से पूरी दुनिया में स्कॉच विस्की का सबसे ज्यादा ट्रेड या बिकती है वो भारत में बिकती है और उस समय बिकती थी जब 150% टैक्स लगता था। या भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग का क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। जो लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए अब किस तरीके के रास्ते खुल जाएंगे। यह तो बात सत्य है कि जहाँ तक क्वालिटी प्रोडक्शन की बात आती है तो वो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्शन में यह देखा जाता है कि भारतीय जो अपना खुद का मूल का जो क्वालिटी प्रोडक्शन है वो लोअर कैटेगरी की है, लेकिन भारत विदेशों वाली जो चीजें वही बनती है उसकी हाई क्वालिटी। यह धारणा भी है, उसका सत्यता भी है कहीं ना कहीं। चाइना के साथ जब गलवान टेंशन हुए उस दौरान हमने देखा इसका असर और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला एक रिश्ता रहा, सीधा असर जो पड़ा वो व्यापार में पड़ा। सारी कंट्री की जो मैक्सिमम पावर जो है इकोनॉमिकल पावर वह इंडिया भारत के साथ में है और उसका ट्रेड आपने बिल्कुल सही बोला कि या तो वार होगा नहीं तो ट्रेड होगा। बिग ब्यूटीफुल अमेरिकन बिल लेकर आ रहा है, ट्रंप लेकर के आ रहे हैं और उसमें विवाद बना हुआ है कि रेमिटेंस पे भी टैक्स लगेगा। ये बिल जो आ रहा है वह कितना पॉलिटिकल है और रियलिटी में इंडियंस को कितना उसे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा यह उस पर मुझे डाउट है। जेनेरिक मेडिसिन को लेकर के काफी डिमांड बढ़ने वाली है। सन फार्मा होगा या सिप्ला हुआ या डॉक्टर रेड्डीज हुआ, इस तरह की जितनी कंपनियां हैं उनकी अब एग्जैक्टली पॉइंट वहीं पे आ गया, सप्लाई एंड डिमांड। अब यहाँ पर डिमांड तो बढ़ रही है, अब सप्लाई करने के लिए अब यह चीज होगा कि अब भारत की अपनी खुद की नीड या ब्रिटिश या यूरोपियन यूनियन मार्केट को नीड को फुलफिल किया जाए तो यह एक ऐसा सेंसिटिव भी हो सकता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट भी हो सकता है कि भारत अपना पहले नीड देखे या ब्रिटिश या यूरोपियन मार्केट की जो नीड है उसको देखे। भारतीय जो कृषि उत्पाद है इनको लेकर के यूके के मार्केट की क्या रुझान है और सबसे बड़ी चीज जो निकल करके सामने आ रही है, बिहार में सबसे ज्यादा उत्पाद हो रहा है मखाने की डिमांड है, कटहल को लेकर के काफी जो है कि डिमांड है यूके में। अब देखिए दुनिया इस पॉइंट पे आ गई है जहाँ हर मुल्क के कोई भी लोग हों उनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए, जिससे जितने भी भारतीय अपने खासकर मखाना को देख लें या फिश प्रोडक्ट्स देख लें या आलमंड्स को देख लें या दूसरी जो है आप स्पाइसेस देख लें, उस सारे जो है उसका एक्सपोर्ट जो है इंडिया से यहाँ पे काफी बढ़ेगा। एफटीए और जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था इनके बीच में एक तो तुलनात्मक स्टेटमेंट आपसे चाहूंगा। यह प्रश्न है आज के टाइम के लिए और 3 दशक पहले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न जो है बहुत सारे जो रिसर्च करने वाले हैं उनको यह इंडिकेशन देता है कि जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा और उसमें इकोनॉमिकल बोलते हैं ना कि इकोनॉमिकल न्यू एरा की शुरुआत कहाँ से हुई, आपका यह प्रश्न उनको बहुत बड़ा मदद देगा रिसर्च करने में। 24 जुलाई 2025 को भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड डील है वो फाइनल हो गई। लंबे अंतराल से इस चीज के बारे में बात हो रही थी और ट्रेड डील आज के जमाने का एक नया नॉर्मल बनता जा रहा है। मित्रवत जो मुल्क हैं, जो दोस्त मुल्क हैं, उनके साथ में एक परिभाषाई एक दोस्ती का एक नमूना है और ट्रेड डील कोशिश करेंगे समझने की कि ट्रेड डील असर में क्या है, क्या असर पड़ता है, इससे दो देशों के व्यापारिक संबंधों के बीच में किस प्रकार के असर पड़ते हैं, पूर्व में हमारी जो ट्रेड डील रही है वो कितनी सफल रही है, कितनी असफल रही है, इससे हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे जो आम नागरिक हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, उनके दैनिक जीवन में क्या फर्क पड़ता है। इस चीज को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं यूके के स्कॉटलैंड से। ध्रुव जी जुड़े हुए हैं, ये मूलतः जो है कि भारत से हैं, बिहार से इनका ओरिजिन है और आज के समय में स्कॉटलैंड में ये रह रहे हैं। स्कॉटलैंड के जो है कि वहाँ के निवासी हैं और एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो इनसे तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। ध्रुव जी, स्वागत है आपका। प्रत्यक्ष जी, आपको और विस्तार न्यूज के दर्शकों को प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत और थैंक्स फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो शुरुआत ही करते हैं इस चीज से कि जो ट्रेड डील हुई है और बोलते हैं एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कितना फ्री है पहले तो यही बता दीजिए, इसमें क्या क्या फ्री है। हाँ, यह जो शब्द जो है वह एक आम भाषा में देखा जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक जार्गन वर्ड है जो आम आदमी को समझना बड़ा मुश्किल है। पहले तो यह आता है कि इसमें फ्री क्या हुआ है, तो फ्री कहने का कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें इंडिया में फ्री चली जाएगी जो आम जनता कहेगी भाई ब्रिटेन से क्या चीज आया फ्री में हमको, यहाँ की ब्रिटानिया बिस्कुट पहले मिलती थी या बहुत सारी
उत्पादक चीजें हैं, जैसे कि लग्जरी कार हुआ, स्कॉच विस्की हुआ, या फार्मा प्रोडक्ट्स हो गए, या इंडिया से बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो फ्री कहने का उसका विस्तार में समझा जाए तो वह वह ट्रेड का एक हिस्सा है। फ्री शब्द को हम समझे सिंपल भाषा में, तो जिसपे या भारत सरकार टैक्स लगाती थी, या ब्रिटेन सरकार जो प्रोडक्ट इंडिया से, भारत से ब्रिटेन में आते थे, उस पे जो टैक्स लगता था, वह 0% हो चुका है। यह द्विपक्षीय द्विपक्षीय वैश्विक समझौता है, और यह समझौता व्यापारिक समझौता के एंगल से हम देखें, या भारत के समृद्धि में भारत के युवाओं, किसान, मजदूर, कारीगर के रूप में हम देखें, तो यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। उसका सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि भारतीय युवाओं को ग्लोबल लेवल पे अवसर मिलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, और मेक इन इंडिया को दुनिया में फिर से बड़ी पहचान मिलेगी। आखिर तो इसका मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से है क्या? आखिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जब मोदी जी और कीर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ने साइन किया, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो इसको हम सीधे रूप से बोले कि हाँ, भारत की वैश्विक ताकत तो बढ़ रही है, हम आसान से बात कर सकते हैं। हाँ, ये भी बोल सकते हैं छात्रों के लिए, उद्योगों के लिए, राज्यों के लिए, जो खासकर पंजाब की बासमती राइस हो, गुजरात की ज्वेलरी हो, या तमिलनाडु की बहुत सारी ऑटो पार्ट्स जहाँ से बनते हैं, वो यहाँ ब्रिटेन में आएगी, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? तो उसको हम सिंपल सा हम चीज में हम देखें, तो एक एक बिल्कुल सिंपल लाइन में देखें कि दो देश की बात है। एक देश से दूसरे देश का आयात और निर्यात होता है, जहाँ से उद्योग होता है, उद्योग से रोजगार आते हैं, रोजगार से आदमी की जो आमदनी है वो बढ़ती है, और वहां से खुशहाली या आर्थिक हमारी प्रोस्पेरिटी आती है। अभी के टाइम पे या एफटीए एग्रीमेंट के पहले 99% भारतीय माल यूके को जो है उस पर टैक्स लगता था। इसका मतलब यह है कि भारत से टेक्सटाइल, फुटवियर्स जो हम जूते कपड़े के पहनते हैं, फार्मा प्रोडक्ट जो इंडिया से आते थे, उस पे भारत जो ब्रिटिश सरकार जो है उस पे टैक्स लगाती थी। अब वो टैक्स जो है घट के 0% हो गई है, जिससे जो चीज यदि इंडिया से 100 रुपए की चीज आती थी, यहाँ पे पहले टैक्स उस पे 200 रुपए एक्स्ट्रा लगता था, तो ब्रिटिश मार्केट में वह 100 रुपए की चीज कम से कम 300 रुपए में बिकेगी। अब कहने का अर्थ यह है कि भारत की जो 100 रुपए की चीज है, वो चीज यहाँ पे आई तो कोई टैक्स नहीं लेगा, मतलब वहां पे अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, फ्री ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे 100 रुपए की चीज यहाँ पे 100 रुपए में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस को आप देखें, बासमती राइस किसान हमारे पंजाब या नॉर्थ भारत या दूसरे स्टेट से देखे, वह बासमती राइस आती थी, उस पर हाई टैक्स लगता था, और वो टैक्स नियरली 0 हो गया है। तो मतलब जो यहाँ पे जो बासमती राइस तो यहाँ के हर कुसाइन में मिलती है, चाहे इंडियन कुसाइन हो, या जापानीज को देख लें, या चाइनीज में देख लें, या ब्रिटिश कुसाइन में, राइस तो हर जगह यूज होती है, बहुत बड़ा मार्केट प्रोडक्ट है। अब वो सस्ती हो जाएगी यहाँ ब्रिटेन में। जैसे ही सस्ती होगी, तो मतलब उसका डिमांड जो है बढ़ जाएगा। अब वो डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई तो सप्लाई कहाँ से होगा? सप्लाई आपका इंडिया से आएगा। मतलब जहाँ पहले यदि आप देखें कि 1 लाख टन का सप्लाई होता था इंडिया से बासमती रावस की यहाँ पर, अब वो 2 लाख टन हो जाएगी। तो 2 लाख टन का उत्पादन भी बढ़ेगा, मतलब सप्लाई और डिमांड का जो चेन है वो डायरेक्ट रिलेटेड है। तो एंड यूजर को हम जो देखें, कुल जहां से हमारे कुल किसान हैं। मिलाकर के जी। जी 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 कुल 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 मिलाकर के व्यापारिक जो कर लगता था उसमें भारी मात्रा में कमी आई है, मोटा माटी एक ये तो समझ में आ रहा है। अब इस पे जी। सिलसिलेवार तरीके से एक बार बात करते हैं, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो $21.5 बिलियन का अभी तक का जो भारत और यूके का ट्रेड है, ये $21.5 बिलियन का रहा है। अब अनुमानित ऐसा है कि ये 2030 में ये बढ़कर $120 बिलियन पे पहुंच जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ध्रुव जी, पहले तो थोड़ा सा इसको तोड़ के और समझते हैं कि पहले भी भारत ने ट्रेड डील किया, ब्रेग्जिट के बाद अगर एक बार तो आप पहले तो हमारे दर्शकों को आप ब्रेग्जिट आसान भाषा में बता दीजिएगा, मैं ब्रेग्जिट शब्द इस्तेमाल कर लेता हूँ। ब्रेग्जिट के बाद यूके का जो सबसे बड़ा अभी तक का ट्रेड डील था वो अमेरिका के साथ में था। अमेरिका के साथ में जो ट्रेड डील था वो था, और जब भारतीय प्रधानमंत्री और स्टारमर आपस में जब बात कर रहे थे तो स्टारमर की तरफ से एक बयान आया, यूके के पीएम की तरफ से एक बयान आया कि ये यूके के लिए ये सबसे बड़ा ट्रेड डील है, जबकि भारत की तरफ से जब कुछ भी सामान यूके से खरीदा जाएगा या यूके की तरफ से जब निर्यात किया जाएगा तो 90% यानी कि 90% का टैरिफ का छूट मिला है। एवज में भारत
जो है कि 99% चीजों में भारत को राहत मिली है यूके की तरफ से। अब 90% का जो छूट मिला है यूके को, उसके बावजूद यूके के पीएम ऐसा बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़ा ट्रेड डील है, जबकि उन्होंने यूएसए के साथ पहले से ही एक ट्रेड डील करके रखा हुआ है। तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। जी, आप जो है बिल्कुल यह प्रश्न सटीक प्रश्न है और यह आम आदमी को समझाने में बहुत मदद मिलेगा आपके प्रश्नों से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया कि अभी जो करंट जो ट्रेड जो आयात-निर्यात का जो वॉल्यूम जो है, वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि वह करीब 25 से या 22 बिलियन डॉलर का है, जो 2032 तक 2030 तक बढ़ के 120 बिलियन डॉलर हो जाएगी। अब इसको आम भाषा में समझते हैं 120 बिलियन डॉलर का मतलब क्या है? अभी तो एक्सचेंज रेट जो भी है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे, तो 120 बिलियन डॉलर का सिंपल सा मतलब यह होता है कि आप उसको बोलें कि 10 लाख 20 हज़ार करोड़। अब 10 लाख 20 हज़ार करोड़ और जो अभी जो चल रहा है वो करीब आपका मुश्किल से 20 से 30 हज़ार करोड़ का ट्रेडिंग चल रहा है। तो अब इस सिचुएशन में आप देखें कि यह 2030 तक 10 लाख 20 हज़ार करोड़ का बजट जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब हर साल कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ेगा वह। आगे के 5 सालों 4 सालों में वो 5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अपना भारतीय डिफेंस का बजट देखें तो भारत का डिफेंस का बजट है 5 लाख 94 हज़ार करोड़ का। अब उससे जो यह जो है हम इससे बात करें 2 से 3 गुना ये ट्रेड डील बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम जो है, वह इतना बड़ा वॉल्यूम का इम्पैक्ट हम देखें तो भारत पे और भारत से आने वाली निर्यात चीज़ें जो हैं, जो ब्रिटेन में आती है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, भारतीय प्रोफ़ेशनल्स हों या हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स की बात करें या जूते-कपड़ों की हो या बासमती राइस की हो या बहुत सारा ट्रेड मिल जो है, जो आती है, वो बिल्कुल चौथे 4 से 5 गुना बढ़ जाएँगी। तो यह तो वॉल्यूम की बात करें। अब यह ट्रेड डील इस वॉल्यूम पे आपने बिल्कुल प्रश्न पूछा आखिर ब्रेक्ज़िट है क्या? तो ब्रेक्जिट का सिंपल सा है कि यूरोप में टोटल 20-22 कंट्री हैं और यह 20 से 22 कंट्री का सिंपल सा है कि पहले उनका एक यूनियन है। वो उस यूनियन में ब्रिटेन भी वह हिस्सा था। लेकिन ब्रिटेन जो है वह यूरोप से निकल के वह एक इंडिपेंडेंट अपनी एंटिटी है। मतलब ब्रिटेन यूरोप से यूरोप से ट्रेड करना चाहता है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा या टैरिफ का हिस्सा होगा। तो वह अब यूरोपियन यूनियन एक अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं, वह अम्ब्रेला यूरोपियन यूनियन का अब नहीं है ब्रिटेन के पास। यह डील जो है आपने बिल्कुल सही बताया, यह डील बहुत पहले होना था। इसको देखें तो दिवाली 2022 में यह डील होना था, लेकिन यह काफ़ी नेगोशिएशन हुई दोनों गवर्नमेंट के बीच में कि दोनों गवर्नमेंट विन-विन सिचुएशन पे आए, जिससे भारत को भी फ़ायदा मिले, ब्रिटेन को भी फ़ायदा मिले, तो आज यह ट्रेड डील साइन हुआ है। अब इस ब्रेक्जिट के बाद में आपने बिल्कुल सही बोला कि यूरोप में या यूरोप के बाहर ब्रिटेन ने यदि किसी से बड़ा डील किया है तो वह यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ हुआ है। अब इससे यूरोपीय देश के लोगों को प्राथमिकता जो पहले दी जाती थी, अब वो प्राथमिकता भारतीय मूल या भारतीय निर्यात को इसमें दी जाएगी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी आप देखें तो पूरी दुनिया में, जहाँ पे यूएस और चाइना का ट्रेड वार चल रहा है। चाइना सबसे ज़्यादा सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स जो है वह करती है आपको यूरोप में और ब्रिटेन में भी है। अब उसमें जहाँ चाइना यूएस का ट्रेड वार चल रहा है, आपका यूक्रेन और रशिया का भी वार चल रहा है। मिडल ईस्ट क्राइसिस में कंप्लीट डिस्टेबलाइज है जहाँ पे इसराइल और ईरान, इराक, मिडल ईस्ट, पैलेस्टाइन, गाज़ा पूरा अनरेस्ट चल रहा है। दुनिया की फोकस वहाँ पे ट्रेड जो है कंप्लीटली वहाँ पर ट्रेड जो है अम डिस्टेबलाइज़ हो गया है, तो भारत जो है एक होप प्रोवाइड किया है सारे देशों को, चाहे वो यूएस हो, यूरोपियन यूनियन के सारे 20 से ज़्यादा कंट्री हो या एक आप वेस्टर्न कंट्री में किसी भी को देखेंगे, भारत एक होप है वह। भारत से आने वाली चीज़ों का जो निर्यात जो है वो बढ़ेगा। तो इसका एक दूरगामी परिणाम स्ट्रैटेजिकल पॉइंट पे आप देखेंगे तो यूरोप के रास्ते जो है भारत के लिए भी खुले हैं। यूएस भी उसके तरफ देखेगा, तो चाइना के साथ जो भारत का जो एक एंगल जो है, उस ब्रेक्जिट के एंगल से जोड़ें या ब्रिटेन के साथ में ये व्यापार जो है, चाइना डेफिनेटली एक कॉर्नर स्टोन पे जाएगा, वो एक कॉर्नर में जाएगा। चाइना का तो बस एक ही मोनोपोली है, पाकिस्तान को सपोर्ट करना या पाकिस्तान का ट्रेड में करना। अब पाकिस्तान की वह इकोनॉमिकली हालत है नहीं और चाइना जो है वहाँ पे वह उसको डिस्टेबलाइज़ या स्टेबलाइज़ करने के चक्कर में दुनिया का जो वैश्विक माहौल है, उससे एलिनेट हो रहा है। तो उस एंगल आपने से भी आप देखेंगे। आपने चाइना और पाकिस्तान की बात की,
जब स्टारमर के साथ में पीएम मोदी बात कर रहे थे, उस दौरान एक बड़ी रोचक चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही कड़े शब्दों में कट्टरपंथियों की तरफ इशारा किया। और कट्टरपंथी का जो मुद्दा है, भारत विरोधी गतिविधियां कई कई बार देखी गई हैं, खालिस्तानी समर्थकों का यूं झंडा लहराना, इस तरीके की चीजें भी देखी गई हैं। क्योंकि आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो बीच में एक ये सवाल मेरे मन में आया कि वहां पे ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है इंडिया को लेकर के। ये जो एक धड़ा है यूके में अचानक से ये डेवलप हो रहा है, इसके पीछे कोई देश है, कोई साजिश है, अलगाववादी सोच है, या फिर ये भारत को इस तरीके से खुले मंच से, भारतीय प्रधानमंत्री को खुले मंच से ऐसा कहना पड़ रहा है कि जो कट्टरपंथ है इसको भी भारत नहीं स्वीकार करेगा, बल्कि भारत ही नहीं, उन्होंने दोनों देशों की तरफ से इस चीज का आश्वासन दिया है। जी, तो जी। और कट्टरपंथी पर भी बोलने की जरूरत पड़ गई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ में। आप क्योंकि वहां के पॉलिटिशियन, आप चुनाव लड़ चुके हैं, आप जरूर इस चीज पे प्रकाश डालिए, वहां के लोगों का माइंडसेट क्या है इस चीज को लेकर के, कैसे देखते हैं वो इस चीज को। जी, आप ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और भारत का एक वैश्विक या वाणिज्य या एक राजनीतिक जो संबंध जो है वो उसी से जुड़ा हुआ नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी से, दो कंट्री के कल्चर से, जो एक दूसरे कंट्री से काफ़ी जुड़ा हुआ है पीछे के 200 सालों से। उस चीज़ में ब्रिटेन की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के भी हर कंट्री के लोगों को अवसर मिला है। लेकिन उस अवसर का मतलब यह नहीं है कि डेमोक्रेसी के हिसाब से किसी दूसरी कंट्री की प्रभुता को अंडरमाइन किया जाए। आज भारत के पास इतनी ताकत है और इतनी वैश्विक और सामाजिक और राजनीतिक और डेमोक्रेटिक ताकत है कि इस स्टेज पे आकर चाइना को, Welcome you to पाकिस्तान this को या special दूसरे जो press कंट्री हैं briefing on उसको Prime कंप्लीटली Minister's एक official क्लियर visit to the United Kingdom. यह एक क्लियर निर्देश और एक इंस्ट्रक्शन दिया कि हम तो डील तो कर रहे हैं, वाणिज्य निर्यात आयात का बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ में जो इन्फिल्ट्रेशन जो है, जो दूसरे कंट्री के इस ब्रिटेन में रहे हुए जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज है, उसको कर्ब किया जाए। उसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं कि सर कीयर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन है, उसने क्लियरली बोला कि इसमें कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। भारत को यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन का एक मत से सपोर्ट है कि कोई भी इंडियन टेरिटरी को लेकर एंटी इंडियन एक्टिविटीज हो रही है या आतंकवाद की जो हो रही है उसको ब्रिटेन बर्दाश्त नहीं करेगा। यह एक बहुत बड़ा मैसेज था जो उस पटल पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ में भारत की प्रभुता को वह बिल्कुल सपोर्ट करती है। उसके साथ में उसका इम्पैक्ट आप देखें, स्क्वाड हुआ या यूरोपियन यूनियन के ध्रुव साथ जी, जो नया इस पे इस पे बात करना इसलिए भी थोड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने हालिया एक उदाहरण देखा कि चाइना के साथ में जब बात बिगड़ी, चाइना के साथ जब गलवान टेंशन्स हुए और पेंगोंग लेक से लेकर के वो पूरा जो हमारा ईस्टर्न फ्रंट है जब वो थोड़ा एक्टिवेट हुआ, उस दौरान हमने देखा इसका असर, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला एक रिश्ता रहा, सीधा असर जो पड़ा वो व्यापार में पड़ा। तो व्यापार और वार दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इसका एक नारा गूंजा, इसका एक जो है कि समीकरण इस पे बिठाया गया कि वॉर के साथ व्यापार तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान के साथ भी जो हमारे रिश्ते हैं, भारत के जो रिश्ते हैं, वो व्यापारिक रिश्ते लगभग ना के बराबर है। अब ये जो नई ट्रेड डील हो रही है, वहां पे खुलेआम मंच से ये अनाउंस भी किया जा रहा है कि अगर कट्टरपंथ है तो साथ साथ व्यापार नहीं चलेगा। और दोनों देशों के जो कि राजनेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, उन्होंने इस चीज पे सहमति जताई। तो ये कहा जाए कि आगे जो भी ट्रेड डील होने वाली है, मेरा इशारा यूएस की तरफ भी है, आगे जो भी ट्रेड डील होने वाली है वहां पे जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जो एक दूसरे देश के बीच में जो दोस्ताना संबंध है, इसको भी बहुत प्रमुखता से देखा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम डील के जितने भी नेगोशिएशंस हैं, जो भी टैरिफ के टर्म्स हैं, उनके अलावा क्या ये भी देखा जाएगा? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, भारत की वैश्विक या लोकतांत्रिक ताकत के का ही परिणाम है कि यह 2 देश मिलके एक शब्द में बोले कि यह देश की जो राष्ट्र की जो भावना है, वो दोनों पहलू पे, चाहे वैश्विक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक या आतंकवाद के अगेंस्ट में 2 राष्ट्र की भावना है। वो दोनों एक रास्ते पे थे कि हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब राष्ट्र होने का मतलब है यह जो आपने बताया कि राजनीति में होने का
मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि उसमें उस राष्ट्र के अंदर में बहुत सारे लोग होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं। उसमें यदि किसी की भावना किसी राष्ट्र हित में नहीं है तो वह एक नेग्लिजेंस उसको बताएं, उसको ये एक फ्रिंज मैटर है। जो दो राष्ट्र की जो डायरेक्शन जा रही है उस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आज सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका देखिए कि भारत के साथ में बस ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन के आने का अर्थ यह है कि यूरोपियन यूनियन, रशिया, यूएस, सारी कंट्री की जो मैक्सिमम पावर जो है इकोनॉमिकल पावर, वह इंडिया भारत के साथ में है। और उसका ट्रेड आपने बिल्कुल सही बोला कि या तो वार होगा, नहीं तो ट्रेड होगा। तो वार और ट्रेड 2 चीज़ सही नहीं सकती है। और भारत की यह वैश्विक स्तर पे सबसे सांस्कृतिक है कि भारत एक शांति का शांति दूत रहा है और शांति को हमेशा बढ़ावा दिया है। जब तक शांति नहीं होगी, तब तक जो है आप किसी के ट्रेड कर नहीं सकते हैं। और भारत का किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट जो भी हुआ, वो तो दूसरे कंट्री के से हुआ जहाँ पे भारत अब उस सिचुएशन में है जो उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देता है। तो अब इसको आप राष्ट्र गौरव के संदेश के रूप में देखें या दूसरे देशों का भारत राष्ट्र के प्रति जो झुकाव जो है, वह भी भारत की प्रभुता को दर्शाती है। अब इसके साथ में जो है अब देखिए कि दुनिया में भारत से जितने भी छात्र आते हैं, उनके वीज़ा के लिए राहत मिला है। और इसका इम्पैक्ट देखें कि भाई मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ कि प्रत्यक्ष जी आप इतने होनहार आदमी हैं, आप यहाँ ब्रिटेन में आते हैं काम करने के लिए। तो ब्रिटेन में रह के तो मान लीजिए अब यहाँ पे टेम्पोररी आते हैं 3 साल के लिए काम करने के लिए, तो यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। अब कौन ऐसी कंट्री जो है वो आप टैक्स नहीं लेना चाहेगी? टैक्स तो एक आमदनी का माध्यम होता है किसी भी राष्ट्र के लिए। क्योंकि इसका इम्पैक्ट यह हुआ है कि यदि आप यहाँ पे काम करने आते हैं, तो आपको यहाँ नेशनल इंश्योरेंस टैक्स बोलते हैं, जो सामाजिक सुरक्षा का, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपके हर महीने में कम से कम आपकी सैलरी के हिसाब से कम 30,000 से 40,000 रुपए आपकी पॉकेट में जाएगी। अब कोई भी भारतीय यहाँ पे आता है काम करने, तो वो क्या करता है? जो भी पैसा है वो रेमिटेंस इंडिया में जाता है। तो वो हर महीने में कम से कम 30 से 40,000 50,000 रुपए रेमिटेंस इंडिया में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, यदि खर्च ना करे तो। तो उससे भारत बिल्कुल। ये आंकड़ा लगाया गया है कि भारत में 4,000 करोड़ का रेमिटेंस जो है ना, वो होने के चांसेस हैं। तो यह तो पीसफुलनेस की इम्पैक्ट है वो। अब इसमें कोई वार हो जाए, ब्रिटेन को पता है अभी या भारत को भी पता है कि वार तो यह दोनों कंट्री की आपस में रिलेशन इतनी स्ट्रांग है, चाहे वो सिक्योरिटी के देखें, डिफेंस को देखें, ट्रेड तो अभी सामने आया हुआ है, कल्चरल भी काफ़ी है, हम लोग यहाँ पर रहे हैं तो। और ब्रिटेन भी भारत का एक हिस्सा रहा है 200 सालों में, 250 सालों में, बहुत बड़ा। भारत और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील चल रही है और उसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपने रेमिटेंस की बात की, तो ये बिग ब्यूटीफुल एक बिल आ रहा है, बिग ब्यूटीफुल अमेरिकन बिल एक आ रहा है, ट्रंप लेकर के आ रहे हैं और ये रेमिटेंस को लेकर के ही उस पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तमाम पहलू हैं उसमें, लेकिन रेमिटेंस को लेकर के एक बहुत बड़ा उसमें विवाद बना हुआ है कि रेमिटेंस पे भी टैक्स लगेगा। तो यूके के साथ में, जबकि ऐसा बोला जाता है कि यूके और मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका के साथ में जो यूके है उसका माइंडसेट लगभग लगभग एक बार को तालमेल खाता है। इस बार ट्रंप अपवाद कैसे निकल गए? उन्हें ऐसा अभी कैसे सूझा कि भारत क्योंकि ज्यादातर रेमिटेंस का हिस्सा देखिए भारत में आता है। भारत के जो स्किल्ड लोग हैं, एक तरह से ब्रेन ड्रेन का भी मामला है, इसका एक दूसरा पहलू है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन भारतीय ज्यादा से ज्यादा रेमिटेंस लेकर के आते हैं। आप भी भारत की भूमि से हैं और जो है कि यूके में स्कॉटलैंड में जाकर के आप वहाँ के वातावरण, वहाँ के समाज को आप एक तरह से उत्तीर्ण कर रहे हैं। वहाँ अपना बौद्धिक और शारीरिक शक्ति क्षमता पूरा उपयोग कर रहे हैं, वहाँ की राजनीति पे आप हिस्सा ले रहे हैं। तो एक तरह से वहाँ की धरती को भी आप सुंदर बना रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम के फॉर्मूले को आप वहाँ पे अपना रहे हैं। और साथ के साथ में जो रेमिटेंस जैसी बात है, अगर आपके गांव देहात में किसी को जरूरत पड़ती होगी तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप मदद करते होंगे। नहीं, वो तो परमेश्वर की कृपा है। आप लोगों का बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भारत की धरती का कुछ बहुत बड़ा गुण है जो हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये इसमें कोई दो मत राय नहीं है, चाहे दुनिया में कहीं भी कोई जाए। रेमिटेंस की जब बात आ रही है तो हाँ, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अभी स्कॉटलैंड में आए हुए हैं। मैं यहाँ, मेरा घर जो है ये ग्लासगो के न्यूट्रमंस में, यहाँ से टर्नबरी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 35 मिनट का रास्ता है यहाँ पे टर्नबरी। तो टर्नबरी में अभी रुके हुए हैं ट्रंप। तो ट्रंप जो है वह, उनको पता है कि यूएस और यूके का जो एक टाई जो है, उसको बोलते हैं कि ये एक मैरिज है यूएस और यूके का। जो यूके करेगा, यूएस जो है उसी लाइन में जाएगा, या यूएस जो करेगा यूके भी उसी को फॉलो करेगा। तो यह एक डिप्लोमेटिक और या स्ट्रेटेजिकल उनका इंटरनेशनल
चीज़ है वो है। अब ये बिल जो आ रहा है वह कितना पॉलिटिकल है और रियलिटी में इंडियंस को कितना उससे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, यह उस पे मुझे डाउट है। लेकिन अब ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पे जब टैक्सेस भारत में भारतीय काम करने वालों को टेम्पोररी वीजा जो है उनको मिला हुआ था 3 साल का, उसमें नहीं लगेगा। तो ऑफ कोर्स उससे उससे इम्पैक्ट यूएस भी कहीं न कहीं होगा वह। और किसी की ना किसी तरीके से उस पॉलिसी को देख के कि ये इतना सक्सेसफुल हुआ है, उस सक्सेसफुल को देख के यूएस भी वो इम्प्लीमेंट करेगा। अब यह सवाल सामने आता है कि आखिर ब्रिटेन ने ये टैक्स कम क्यों किया, 0 क्यों कर दिया 3 साल के लिए? उसका फ़ायदा क्या है? कोई भी कंट्री को टैक्स मिलता है, तो वो टैक्स जब मिल रहा है, तो क्यों नेशनल टैक्स को फ्री कर रहा है? उसको भारत को यहाँ पे फ़ायदा क्या है? अब उसका फ़ायदा मैं आपको बताऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यूके में बहुत सारे जॉब्स जो हैं, जहाँ पे स्किल्स शॉर्टेज की है। अब वो स्किल शॉर्टेज वो नहीं मिल पाती है, जिसके चलते वह नेशनल सिक्योरिटी में या नेशनल सर्विसेज़ में वो बहुत फ़ायदा होता है। अब उसके चलते जो है भारत से आने वाले लोग जो हैं वो मोटिवेशन होगा। यहाँ पे जॉब को फिल अप करना मोटिवेशन होगा। जो हाई सैलरी वाले जो लोग हैं, उनको मोटिवेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ का जो शॉर्टेज स्किल्स जो है, उसको एक बड़ा वो प्लग इन गैप होगा। यूएस में आप देखें, यूएस में बड़ा शॉर्टेज स्किल्स गैप है वहाँ पे। तो हम्म। वो जब देखिएगा कि इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यूएस जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना एक अलग होता है, लेकिन जो पॉलिसी या मेकिंग में आती है, वो एक डिफरेंट लाइन होती है। अब देखिए, ट्रम्प इंडियन जी। इंडियन स्किल्ड लेबर जिनकी चर्चा पूरे दुनिया में रहती है, और जहां से लोगों को बुलाने की जो कवायद है, ये सारा देश कोशिश करता है। भी थोड़ी ही दिन पहले की बात है जब इसराइल ने अपने दरवाजे खोले थे कि जो भारतीय स्किल्ड लोग हैं वो हमारे देश में आए। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, रशिया की तरफ से ये इच्छा जताई गई थी कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय रशिया में आए। और वहीं जो है कि यूएई और जो गल्फ नेशंस हैं, वहां पे भारतीयों की मौजूदगी किसी से छिपी हुई नहीं। तो भारतीय एक ऐसे मूल के लोग हैं जो दुनिया भर में लगभग हर जगह अपना स्थान बना लेते हैं। वहां पे जो एक पहला एक जो हेटरेट का मामला निकल करके आता है कई कई जगहों पे भारतीयों से, एक तो वो एक अहम मुद्दा होना चाहिए आपके जवाब में। दूसरा ये कि व्यक्तिगत अनुभव आपका क्या रहा है, क्योंकि आप भी कई सालों से बाहर रह रहे हैं। जी, यह जो है आपने बिल्कुल ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात की। जो भी भारतीय यहाँ पे आते हैं उनका वेलकमिंग और उनका इंटीग्रेशन समाज के साथ में जुड़ना यहाँ का बहुत ही जल्दी होता है, दूसरे मुल्कों के अपेक्षा। और भारतीय दुनिया में जहाँ भी होते हैं, वो पीसफुल, कोई बहुत ज़ीरो क्राइम में आप देखेंगे कि ब्रिटेन में यदि किसी भी एथनिसिटी का मतलब ये इंडिया से आए या मिडल ईस्ट से आए या पाकिस्तान से या किसी दूसरे कंट्री से आए, इंडियंस को आप कंपेयर करेंगे तो उनका क्राइम रेट बिल्कुल ज़ीरो है। नेशनल कंट्रीब्यूशन यहाँ के ब्रिटेन के विकास में सबसे बड़ा यदि योगदान किसी का है तो भारतीयों का है। सबसे पढ़े-लिखे और प्रबुद्ध यदि कोई एथनिसिटी के नागरिक हैं, वो भारतीय हैं। यहाँ के हमारे बच्चे भी जो हैं, वो यहाँ की सोसाइटी में बिल्कुल इंटीग्रेट ऐसे होते हैं जैसे यहीं के हैं। तो हमारा ये नेचुरल कल्चरल अचीवमेंट है जो हम अपने रूट को रूट से लेके आते हैं बिल्कुल। तो बोलते हैं ना कि रूट को रूट बनाया हमने, तो वही हमारी ये एक विरासत है। उसका यह है कि हाँ, कुछ-कुछ अनफॉर्च्यूनेट वारदातें होती हैं जहाँ पे इंडियंस को उसके रिलिजन और उसके भेद पे या उसके धर्म पे या जैसे आउटलुक हुआ, उस पे कुछ ना कुछ अटैक्स होते हैं। ये बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है। उसका लेकिन दूसरा कारण यह भी देखें उसको सँभालने का इस कंट्री ने जो अवसर प्रदान किया जो बहुत ही प्रभावशाली है। इसका एक एग्ज़ाम्पल बताएँ, मैं स्कॉटलैंड में हूँ, अभी 3 महीने पहले आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि स्कॉटलैंड ने हिंदू फोबिया बिल मोशन को पास किया। उसका सूत्रधार मैं हूँ, उसको मैंने स्कॉटिश पार्लियामेंट में लीड किया और वो हिंदू फोबिया जो है, जो उसका सिंपल सा कहें कि हिंदुओं के प्रति जो बहुत ही छोटा यदि कहीं पे हेट्रेड हो रहा है या कोई अटैक हो रहा है, उसको पार्लियामेंट ने एक्नॉलेज किया। हमारी एक चैरिटी है, उसे इंडियन पीस सोसाइटी, उसके थ्रू हमने एक रिपोर्ट पास किया और रिपोर्ट को मोशन के रूप में पार्लियामेंट ने उसको पास किया। अब देखिए यह एक बहुत बड़ा मैसेज है, यदि कहीं पे किसी के प्रति भेदभाव भारतीयों के प्रति उसके धर्म को लेके होता है, तो इस कंट्री के हाईएस्ट ऑफिस है पार्लियामेंट ने उसे एक्नॉलेज किया, उसको उसको बोला कि यह नहीं होना चाहिए। तो यह तो यहाँ की पावर है। दूसरे साथ में जो है, जो भारतीयों का यहाँ पे रहते हुए जो हमारा जो जुड़ाव वहाँ के गाँव से, वहाँ पे अपने शहर से, अपने राष्ट्रभक्ति से, जो हम रेमिटेंस करते हैं जिसमें आप देखें तो करीब
अम, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेमिटेंस जो है इंडियन रुपीज़ में देखें, वो 2023 से 2024 के बीच में हुआ है। अब वो बढ़े कम से कम 5 से 6,000 करोड़ रुपए का रेमिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे छूट मिल रही है। तो भारत भारत यह और दुनिया में कहीं नहीं है। तो एक तरह से आप देखेंगे तो एक इंडियन होने का रिवार्ड जो है, भारतीय होने का जो एक रिवार्ड जो है, और वहाँ अपने हमारे जो किसान, रोजगार, जो कर्मी भाई हैं, जो बहन हैं, और जो हमारे स्टेट्स हैं, उसका फायदा है। तो इसको हर रूप से आपसे देखिए तो यह एक ग्लोबल है, और हम भारतीय ग्लोबल हैं ही बाय नेचर। वसुधैव कुटुंबकम, आप बोले हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात है, ये या तो सावन में। उम्मीद उम्मीद ऐसी है कि इस फ्री फ्री ट्रेड जी 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 इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद में ऐसी उम्मीद है कि भारतीयों को जो यूके जा करके अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, या यूके के लोग जो भारत आना चाहते हैं, ये जो आवाजाही है इसमें एक बढ़ोतरी का दर देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब थोड़ा आंकड़ों पे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से 2030 तक एक टारगेट सेट किया गया है, और साथ में जिन गुड्स पे ज्यादा से ज्यादा टैरिफ रिलीफ मिली है दोनों देशों की तरफ से, अब उस पे जल्दी से बात कर लेते हैं, और इसका जो मार्केट, एक तरह से जो मार्केट पे जो इसका असर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आप ही के क्षेत्र से बात करते हैं, और आप जिस चीज में हिस्सा आपने लिया वो है स्कॉच या स्कॉटिश विस्की की जो बात हो रही थी। एक वेग भाषा में इसको बोला जाए, भारत में जो अंग्रेजी शराब है सस्ती होने वाली है। बहुत सस्ती होने वाली है, और अंग्रेजी शराब जो है भारत में बहुत मशहूर है। और मैं आपको यह बता दूं, आंकड़े के हिसाब से पूरी दुनिया में स्कॉच विस्की का सबसे ज्यादा ट्रेड या बिकती है, वो भारत में बिकती है। और उस समय बिकती थी जब 150% टैक्स लगता था। इसको सिंपल सा बोले कि 500 रुपए की एक बॉटल इंडिया में जाती थी, तो भारत सरकार उस पे 750 रुपया अपना टैक्स लगाती थी। तो वह रिटेलर के पास में जाते-जाते कम से कम 1250 रुपए या 1500 रुपए की मिलती थी वह। अब यह है कि 500 रुपए की बॉटल भारत जाएगी, तो वह उस पे बस 375 रुपए का टैक्स लगेगा। मतलब वह जो से 375 रुपए का जो छूट जो है, जो भारत सरकार जो लगाती थी, वह कम हो जाएगी। तो कम से कम 300 से 400 रुपए का मार्जिन जो है, वह कम हो जाएगा। और स्कॉच विस्की जो है, इसकी अल्कोहल भी बहुत कम होती है, 40% होती है। स्कॉच विस्की एसोसिएशन जिसका हिस्सा हम रहे हैं, और यह तारीफ जो है, यह विस्की नहीं, यहाँ की कल्चरल, स्कॉटलैंड की एक कल्चरल एक विरासत है। जो यहाँ पानी जो है वो सबसे शुद्ध पानी है, स्कॉटिश वाटर। और यहाँ का विस्की जो है, वह विस्की एक यहाँ का कल्चर और हेरिटेज का पार्ट है, जो कम से कम 8 साल पुरानी होती है। ये नहीं कि आज बनाया कल बेच दिया। कम से कम 8 साल, मैं 12 साल, मैं इस 20 साल। बिंदु को मैं जी। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, मैं इस बिंदु पे और प्रकाश आपसे चाहूंगा कि आप डालें, और ये कैसे कल्चरल जो है कि हिस्सा है, और ये बताते हुए क्योंकि भारत में इस चीज को मतलब कि एक एसोसिएट कर दिया जाता है टैबू से, क्योंकि ये ट्रेड डील का हिस्सा है, तो हमें इस पे चर्चा करनी पड़ेगी, और इसी बहाने एक कल्चरल एस्पेक्ट जानने को मिलेगा, विथ डिस्क्लेमर कि शराब जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन आप स्कॉच विस्की और उसके कल्चरल पेनिट्रेशन के बारे में बता रहे थे स्कॉटलैंड में, तो आप उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे जी। इसकी शुरुआत हुई, आपने उसकी शुद्धता की बात की, कैसे डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल होता है, टेम्परेचर से इसका क्या रिश्ता है, इसको आप जरा विस्तार से बताइए। आप यहीं की धरती से गए हैं, तो आप और अच्छे से इंडियन माइंडसेट से इसको सोचते हुए, वहाँ की जो कल्चरल चीज है उसको समझते हुए मिक्स करके आप बता पाएंगे, बताएं। अब इसको आप बिल्कुल सिंपल से देखें, कोई भी पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ का सबसे पहला कंपोनेंट होता है वाटर, पानी की शुद्धता। जैसे हमारे यहाँ गंगा यमुना की शुद्धता जो है, उसके लिए हमने गंगा और क्लाइड रिवर को, जो यहाँ के स्कॉटिश वाटर जो है, उसको हमने जोड़ा और ट्विनिंग किया। तो सबसे पहला कंपोनेंट है वाटर की शुद्धता, पानी की शुद्धता। स्कॉटिश वाटर पूरी दुनिया में सबसे मशहूर है अपने पानी की शुद्धता के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, और प्लस यहाँ पे पर्यावरण की जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की है। अब उस बेसिस पे यहाँ स्कॉटलैंड जो है एक हाईलैंड है, सबसे ऊपर में जाए, फिर उसके अलग रीजन में जाए, फिर नॉर्थ में जाए, सी के साइड में जाए, तो हर वाटर की शुद्धता क्वालिटी बहुत ही हाई है, जहाँ पे बिल्कुल 0% पोल्यूशन है। उससे उसको यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन या उसको कास्किंग बोलते हैं, कास्किंग के साथ में कम से कम 8 साल उसको मेच्योर करते हैं, पहले उसका प्रोडक्शन करने के पहले। तो उसमें अल्कोहल जो है वो बस 40% होती है मैक्सिमम। तो उसकी जो एक साइंस है, प्लांट प्रोसेसिंग की वो साइंस है, और भले उसको हम अपने यहाँ लीकर बोलें, लेकिन वो
एक रीजनल डाइवर्सिटी होती है, उस रीजनल डाइवर्सिटी को जैसे बोले स्पेसाइड, लॉलैंड बोले, आइले बोले, हाईलैंड बोले, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट रीजनल्स जो होती हैं जिन्होंने पूरी ग्लोबल में ट्रेंड किया है। और भारत में जो है वो हाई क्वालिटी की चीजें जो है वो हमेशा उपलब्ध होती हैं। तो जो उससे जो हमारी जो लिटरेसी जो है या हमारी जो ग्लोबल नॉलेज है उससे भी बढ़ती है। अब कोई भी देखेगा हाईलैंड वहां पे लिखा हुआ है तो वह फोटो देखेगा और देखेगा कि उसकी वो कल्चरल हेरिटेज क्या है। और विस्की शब्द जो है वह यहाँ का गेलिक वर्ड है जिसको बोलते हैं, गेलिक में उसका मतलब होता है वाटर ऑफ लाइफ। मतलब विस्की का जो शब्द जो है उसको एक्चुअली स्कॉटलैंड जो है गेलिक मतलब आयरलैंड से हेरिटेज है। तो उसके गेलिक में उसका उसका मतलब होता है वाटर ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के लिए जल है या। और वो रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ का जो कल्चर जो है वो कल्चर क्या है। और वह कंज्यूम जो है वह एक कल्चरल के रूप में यहाँ का एक पेय पदार्थ है जिसको आप देखें तो वो बहुत बड़े चीज में अपने यहाँ वो एक टैबू माना जाता है जो बहुत सारी चीजों में है भी। लेकिन यह स्कॉटलैंड की जो 5 सबसे बड़ी रीजन्स जो है उस रीजन का सबसे बड़ा हिस्सा है और पूरी दुनिया में बिकती है। अब उससे जो है भारत में इसका इकोनॉमिकल और सोशल फैब्रिक जो हमारा जो पिलर जो है उससे काफी बढ़ेगा। अब जितने भी जैसे कि जॉब्स जो है वो जॉब्स क्रिएट होंगी। या ग्लोबल डिप्लोमेसी का जैसे हम भारत से आते हैं तो अपनी गांधी जी की तस्वीर या गीता की या अपने जो कल्चरल चीजें वो लेके आते हैं। यहाँ की जो है वो कल्चरल आइडेंटिटी की तरफ से वो है जिसको भारत में काफी एक्सेप्ट हुआ है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल सिर्फ जो स्कॉटिश विस्की है वही भारत में सस्ती नहीं बिकेगी। भारतीय जो फेनी है वो भी यूके में सस्ती मिलने वाली है। बिल्कुल, गोवा की जो है वो गोवा की सबसे बड़ी फेनी जो है। अब उसके साथ जॉनी वॉकर जो है वो साइन की है एक डील की उसको लेकर और ब्रिटेन में। और उसके साथ में जो है आप जैसे देखिए ना जो जो भारतीय ब्रांड जो है वो जैसे कि आप कार जो देखिए जो लग्जरी कार जो है जिसमें आप जेएलआर जागुआर की देखें, लैंड रोवर की डिस्कवरी देखें या आप दूसरी जो रोल्स रॉयस की जो लग्जरी कारें जो हैं वो सब इंडिया में जो है काफी अब सस्ती होने वाली है। जैसे बेंटली की आप देखें, एस्टन मार्टिन की देखें, मैक्लारन की देखें, पहले जहां पे एग्जांपल में देखें कि 50 लाख की जाएगी इंडिया में, भारत सरकार उस पर 100% टैक्स लगाएगी, मतलब 50 लाख रुपए और जुड़ जाएगा। तो इंडियन मार्केट में बिकते बिकते 1 करोड़ की हो जाएगी। अब जो है भारत सरकार उस पर टैक्स 100% से रिड्यूस करके 10% लगा दी है। मतलब 50 लाख की चीज जब भारत के पोर्ट के बाहर निकलेगी तो बस वह 60 लाख की होगी। रिटेलर अपना 10-15 लाख रुपए डाल के वो भारत में अभी जहां 1.5 करोड़ को बिक रही है वो आपको 70 से 80 लाख में मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि इंडियन ऑटोमोबाइल का जो अपना स्टैंडर्ड जो है वह भी हाई होगा, प्लस मार्केट भी ओपन होगा। अब हमारी ये भारत की जो बड़ी मानसिकता जो है इसको बोले कि दूरदर्शिता है कि जब से ही कोई हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट आती है तो दूसरे जो प्रोडक्ट है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है कि भाई जब ये इतना अच्छा कर रहे हैं तो हम भी करें। जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी अपने बिल्कुल मार्केट में तो तो ऐसा जी। हालांकि 20-30 लाख का फिर भी फर्क है, लेकिन ऐसा कहा जाए कि भारत में जो डोमिनेंस है टोयोटा फॉर्च्यूनर का उसको अब कड़ी टक्कर मिलने वाली है सस्ते और इसको बेहतर कंपटीशन जी में। जी। और उससे जो है उससे यह भी है कि आप कंपटीशन तो मिलेगी, क्वालिटी इंप्रूव होगा और इंटरनेशनलाइजेशन जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी के मामले में वो बढ़ेगी। अब गाड़ी की जो सेफ्टी जो है, जो इंटरनेशनल जो है, जो कॉस्ट जो है, उसका प्रभाव यहाँ पे भी होगा कि जो यहाँ के जो कारें जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स तो सारे इंडिया से ही आते हैं, उधर साउथ से साइड से, वो यहाँ पे सस्ते में आएगी। तो जब वहां से चीजें सस्ते में आएगी ऑटोमोबाइल की पार्ट, यहाँ पे असेंबली होती है, असेंबली होकर फिर वापस इंडिया में जाएगी, तो वह जो कीमत जो है वो और रिड्यूस हो जाएगी। वह तो बिल्कुल ये सर्कल बोले कि ये दोनों तरफ से फायदे का है। तो अब इसका कॉम्पिटिटिवनेस जो है, प्रतिद्वंदिता कभी कभी मार्केट के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छा होता है कि उससे लोगों को। ध्रुव जी आपने क्योंकि ऑटो सेक्टर्स के बारे में बात की और ओईएम जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो ज्यादातर भारत में एस्टेब्लिश्ड हैं और यहाँ से कई जैसा आपने भी बताया कि सदर्न पार्ट से यूके में इंपोर्ट किया जाता है। तो जो भारतीय ब्रांड्स हैं जैसे कि महिंद्रा और टाटा हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं इन्होंने भी बहुत बेहतर परफॉर्म किया है और ईवी सेगमेंट में भी भारत की तरफ से कई इनोवेशन हो रहे हैं। तो यहाँ की जो कारें हैं उनको किस तरीके का वहाँ पे रोड प्रेजेंस मिलने वाला है, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो भारतीय कारों को किस तरीके से प्रेफरेंस देने वाले हैं। आपको ये जान के जो है ना, आप बिल्कुल प्रबुद्ध आदमी है और बहुत वेल रिसर्च्ड हैं
JLR कंपनी जो है, जैगुआर, लैंड रोवर और रेंज रोवर इसको बोलते हैं, उसको ओन कौन करता है? टाटा करती है, भारत की कंपनी जी करती है। बिल्कुल, टाटा। उस टाटा मोटर्स जो है वो ब्रिटेन में, वही वही कंपनी यहाँ पे JLR जो सबसे लग्जरी कार है, लैंड रोवर, रेंज रोवर और जैगुआर बनाती है वो। अब उसका पार्ट्स जो है वो इंडिया से अब सस्ते में आएगा। अब तो मतलब यहाँ की जो बनने की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी कम से कम 30 to 40%। वही चीज अब इंडिया में जाएगी तो वो इंडिया में जाकर वो चीजें और सस्ती हो जाएगी। और भारत की जो खुद की अपनी टाटा की अपनी खुद की ब्रांड जो है वहां पर, या महिंद्रा की जो ब्रांड है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट जो है उसको यहाँ पे बनाने का एक नया अवसर मिलेगा। तो यह द्विपक्षीय का जो फ्लो जो है दोनों साइड से, आयात और निर्यात का, वह जो आपने बिल्कुल सही प्रमोट किया कि OEM जो है, जो सिंपली से जो है आप बोलते हैं ना कि इसको, जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो है, जिसके खासकर जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, जो वाल्व्स, पेट्रोकेमिकल्स या बहुत सारी अदर कंपनी जो है अपना नाम लेती है, वो सारी तो इंडिया में आ गई। जितने भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, चाहे वह कार की हो या वाल्व की हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, फार्मा की हो, वो सब इंडिया में आई हैं। अब इंडिया की कंपनी को भी एक्सेस ब्रिटेन मार्केट में मिला है, और उससे कहीं अब इस ट्रेड एग्रीमेंट से और वह विस्तार में चला जाएगा। उसका सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखें, या आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ये देखें, इससे या फार्मास्यूटिकल में इससे देखें। एक एक जो इससे बड़ा सवाल, जी जी जी, मैं पहले ओईएम्स को लेकर के ही स्पेसिफाई कर दूं कि अगर कल को यूके की कोई कंपनी है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चीप लेबर, इन सारी चीजों की तलाश में जो देश के और कोनों में जाती थी, वहां पे क्या चाइना का एक अल्टरनेटिव मिल चुका है? विश्व, खासकर से यूके को एक चाइना का अल्टरनेटिव मिल चुका है कि वो भारत में आकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराएं, या फिर जो ओईएम एस्टेब्लिशमेंट प्लांट है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक एस्टेब्लिशमेंट पार्ट है, कार के जो पार्ट्स हैं, इसको बनाने के लिए वो भारत की जमीन में अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट, वो भारत से बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी, आपने इसकी हमने जब शुरुआत की डिस्कशन की, तो सबसे डिस्कशन का आपने भी और हमने इस बात पे किया कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो दूरगामी प्रभाव ये है कि मेक इन इंडिया। अब जब हम मेक इन इंडिया में आते हैं तो आपने बिल्कुल सही टर्म में किया कि OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और ये जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का जो सबसे बड़ा प्रभाव चाइना का है, वो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर में। बात सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर में जो चाइना बहुत कम प्रोडक्ट्स, कम लागत में भारत में बेचती है या दुनिया में और जगह बेचती है। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रभाव के चलते जो ब्रिटिश कंपनियां हैं, यूरोपियन यूनियन की कंपनियां हैं, उधर चाइना को छोड़ के जो उधर यूएस की जो कंपनियां, जैसे आप देखें फॉक्सकॉन, एप्पल, उसकी पुणे में इतनी बड़ी लागत में बढ़ रही है। आप सैमसंग का देखें, डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है, वो अब 30% कम रेट में इंडिया में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आपको स्मार्टफोन की कर रही है। एप्पल जो है वो अपना 25% ऑफ आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपको अब इंडिया में करने वाला है। एक होती है PLI स्कीम जो है, उसमें इतना बड़ा इंसेंटिव है कि भारत में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगी तो उसका जो आउटपुट रेट काफी बढ़ेगा। तो और क्योंकि लोकल सोर्सिंग जो है, वो लोकल सोर्सिंग या सप्लाई या उसको स्किल से रिक्वायरमेंट का जो पूरी दुनिया में जहाँ पे उसकी शॉर्टेज है स्किल्स की, वो अपने इंडिया में काफी ज्यादा है वो। जैसे कि और एग्जांपल आप देखें ना, जियोमी का जो उसने जो है बनाया, उसका सारा 65 to 70% कंपोनेंट जो है वो टीवी का, फोन्स का, वो सारा अब इंडिया में बढ़ रहा है। अब इस FTA का इम्पैक्ट यह होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कि जितनी भी अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो इंडिया में आएगी, जिससे मेक इन इंडिया का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और उससे इंडस्ट्रियल जो अपना जो बेस जो है वो बढ़ेगा। जैसे अपना इंडस्ट्रियल बेस बढ़ेगा तो इसका सबसे जो प्रतिद्वंदिता है हमारी चाइना के साथ में, वह चाइना धीरे धीरे जो है ना वो ट्रेड वार में छोटा होता जाएगा। अब चाइना जो है यूएस के साथ में सबसे बड़ा डील है उसका। यूएस के पास में आपने बिल्कुल सही बोला कि आखिर अल्टरनेटिव कौन है चाइना के छोड़ के। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि इंडिया एक विश्व के मैटर में, जब ब्रिटेन के साथ में डील हुआ, सारी कंट्री जो है इंडिया को एज अ अल्टरनेटिव देख के उसको अपना रास्ता बनाएगी। चाइना जो है एलिनिएट धीरे धीरे शुरू होगा। अब यह अलग बात हो सकती है कि चलिए, हम तो भारत कुछ में। कुछ कुछ और प्रोडक्ट्स पे बात कर लेते हैं, जैसे यूके के चॉकलेट्स, बिस्किट हो गए। इसको लेकर के भारत में एक सहमति बनी हुई है कि इन पे टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि यूके के जो चॉकलेट, बिस्किट्स और ऐसे जो स्वीटनर्स हैं, ये बहुत ज्यादा भारत के मार्केट में देखने को मिल सकते हैं।
इसके अलावा जो एक अहम सबसे डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है वो है मेडिकल इक्विपमेंट्स का, क्योंकि दवाइयां तो भारत में सस्ती हो चुकी हैं, लेकिन जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर के काफी दिनों से एक प्रयास जारी था। तो अब मेडिकल इक्विपमेंट भी भारत में सस्ते में देखने को मिलेगा। जी, बिल्कुल। ये फार्मास्यूटिकल को आप देखें जिसमें एस्ट्राज़ेनेका सबसे बड़ी कंपनी है, उसका सबसे बड़ा विंग जो है इंडिया में ही है एस्ट्राज़ेनेका का। तो मेडिकल इक्विपमेंट जो है, जैसे कि अब मेडिकल में यहाँ पे जितने भी चाहे वो एक्स-रे हो, उसकी स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अब उस स्टैंडर्ड हाई को मीट करने के लिए जो यूरोपियन यूनियन या मेडिकल ब्रिटिश एसोसिएशन का जो अपना रेगुलेशंस हैं, जो उनका हाई बार है, अब वो इंडिया में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वह रास्ता बहुत खुल चुका है। जो पहले ब्यूरोक्रेसी का रेगुलेशन का जो बैरियर होता था, अब वह काफ़ी इस एफटीए का हिस्सा यह है कि वह उसको हटकर जो है मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई इंडिया में जो है वो अब आसान हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि जब इंडिया से बहुत सारे लोग यहाँ ग्लासगो में जहाँ पे मैं रहता हूँ या स्कॉटलैंड में या ब्रिटेन के बहुत सारे पार्ट में एफआरसीएस का एग्ज़ाम देने आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए तो इंडिया में हो जाती है, पार्ट बी का प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ देने आते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि बहुत सारे इक्विपमेंट पे जो है वो इंडिया में शायद नहीं होती है, यहाँ पे मिलती है जिसके चलते उनको प्रैक्टिकल यहाँ पे एग्जाम देने आते हैं। तो और दूसरा चीज़ आपने बोला कि यह जब कॉलोनियल भारत में था, भारत जब हिस्टोरिकल इम्पैक्ट देखें, तो उस समय जो है ना हंटली फार्मर्स या पार्ले हाइड एंड सीक का जो है, या तो ब्रिटानिया बिस्किट जो है, वो सब यहीं की होती थी, जिसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता था। लेकिन वो तो ब्रांड जो था जैसे सनफेस्ट वगैरह को आप देखते होंगे या बहुत सारा जो वॉकर्स का जो शॉर्ट बिट्स वगैरह जो मिलता है इंडिया में, तो उससे जो है ना वो मार्केट में तो बहुत एक्सेस हो गया है। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते जो है जो बहुत सारा जो पहले लोग यह मार्केट में बस इलीट लोगों को मिलता था, अब वह ई कंज्यूमर के चलते जो मिडिल क्लास है या अपने भारत के जितने भी समुदाय हैं, वह सब यह मार्केट में उपलब्ध होगा बहुत सस्ते प्राइस में। यूके में भारत के कौन-कौन से प्रोडक्ट प्रचलित होने वाले हैं? तो सबसे पहले तो भारतीय जो कृषि सामग्री है, भारतीय भारतीय जो कृषि उत्पाद है, इनको लेकर के यूके के मार्केट की क्या रुझान है, और सबसे बड़ी चीज जो निकल करके सामने आ रही है कि अब भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग का क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। जरा इस चीज पे आप थोड़ा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ाने से ना सिर्फ यूके को एक्सपोर्ट बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में मुझे लगता है कि यूरोप की जो एक ल्यूक्रेटिव मार्केट है वहां पे इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफी जो है कि लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा जो लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए किस तरीके के रास्ते खुल जाएंगे, और क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग जो एक बीच में एंगल निकल करके सामने आया है कि गुणवत्ता को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, तो ये गुणवत्ता किस दिशा में, क्योंकि यूके और यूएस के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अमूमन बड़े स्पेसिफिक और बड़े ही जो है कि डिमांडिंग होते हैं। इसे लेकर के आप क्या एंटरप्रेन्योर्स हो, जो युवा हो, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरे ख्याल से 3 पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही बोला जो ख़ासकर भारतीय युवा जो हैं, जो स्टार्टअप्स जो हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं या जो अभी मैन्युफैक्चरिंग में अभी इन्होंने कदम रखा हुआ है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। यह तो बात तो सत्य है कि जहाँ तक क्वालिटी प्रोडक्शन की बात आती है, तो वो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्शन में यह देखा जाता है कि भारतीय जो अपना खुद का मूल का जो क्वालिटी प्रोडक्शन है, वो लोअर कैटेगरी की है, लेकिन भारत विदेशों वाली जो चीज़ें वहीं बनती है, उसकी हाई क्वालिटी होती है। ये धारणा भी है, उसका सत्यता भी है कहीं न कहीं। तो अब उसको आप देखें कि जैसे ही किसी मार्केट में लग्ज़री ब्रांड जाती है, तो लग्ज़री ब्रांड के आखिर उसकी प्राइस इतनी हाई क्यों होती है? उसके 2 कारण हैं। एक तो एलीट क्लास उसको खरीदता है, दूसरा कारण यह भी है कि उसकी रेगुलेशंस और क्वालिटी की इतनी हाई होती है, जो तो कोई दूसरी ब्रांड टच नहीं कर पाती है। अब इस सिचुएशन में आप देख लीजिए कि जितने भी प्रोडक्ट्स जो खासकर मेडिकल इक्विपमेंट में देख लें या इंजीनियरिंग में देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीटली उनकी रेगुलेशंस, उसकी ट्रेड एग्रीमेंट, उसकी कंज्यूमर बेस या उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी का फ्रेमवर्क जो है, क्योंकि वो तो ब्रिटिश कंपनी इंडिया में जाएगी तो वही अप्लाई करेगी। वो तो वहाँ के रूल्स को अप्लाई नहीं करेगी। अब जिससे क्या है कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ेगी। बाहर की कंपनियाँ जा रही हैं तो जब एप्पल फ़ोन ही बन रहा है, जैसे आप देखें एप्पल फ़ोन ही वहाँ पे बन रहा है, सैमसंग ही बन रहा है, तो भारत का अपना खुद का जो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो भी कम्पीट करना चाहेगा उस स्टैंडर्ड में आने के लिए। तो यह एक जो प्रतिद्वंदिता जो है सप्लाइज़ की और क्वालिटी उससे 100% जो है इम्पैक्ट होगा। जैसे कि आप देख लें कि आप आपने एक बताया कि
जैसे वॉलनट्स या आलमंड या पिस्ताशियो, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, उसकी जो क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो है, उसकी जो हम जब आलमंड्स को या राइस को या बहुत सारा क्रैनबेरीज हैं, फ्रूट्स जो हैं, जो यहाँ के मार्केट में आती है, तो उसकी आप पैकेजिंग का क्वालिटी देखें, उसको एग्रीकल्चर का जो वो जो उत्पादन होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स को देखें, वो चीज़ तो यहाँ पे बिकेगी। तो वो यहाँ पे बिकने का जो स्टैंडर्ड जो है, जो यहाँ का जो फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो वहाँ के जो ग्रोअर्स जो हैं या वहाँ के जो सप्लायर या प्रोड्यूसर जो हैं, उनकी उनकी ऑटोमेटिकली डिमांड जो है इस क्वालिटी स्टैंडर्ड पे बढ़ जाएगी। जिससे जो है वो अपना जो मार्केट जो है उससे धीरे-धीरे जो है वो क्वालिटेटिव होता जाएगा, ना कि क्वांटिटेटिव। अभी जो सिचुएशन जो है हमारे क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्वालिटी कम हो जाती है। अब भारत के पास में ब्लेसिंग ये है कि क्वांटिटी के साथ में जो क्वालिटी जो अब धीरे-धीरे ऊपर बढ़ रही है, वह हमको चाइना के अगेंस्ट में लाकर उसे आगे करने का रास्ता बढ़ाएगी। आखिर तो इससे देखिए, फिशरीज डिपार्टमेंट को लेकर के भी काफी चर्चाएं हुई हैं, जो समुद्री उत्पाद है कि यूके में डिमांड है और इसे लेकर के भी क्वालिटी और एक्सपोर्ट पे बात चल रही है, जिसपे जो टैक्स है वो काफी कम हुआ है। यानी कि जो एफटीए है ये उसका पार्ट रहा है फिशरीज। मखाना जो है वो बिहार का ही बड़ा ही प्रचलित, बिहार में सबसे ज्यादा उत्पाद हो रहा है मखाने का, मखाने की डिमांड है। कटहल को लेकर के काफी जो है कि डिमांड है यूके में। तो ये जो कृषि उत्पाद हैं, केसर हो गया, कटहल हो गए, अखरोट हो गए, ये जो कृषि उत्पाद हैं, इनको लेकर के जो डिमांड बढ़ा है यूके में, इसको लेकर के अगर हम एक सम अप करना चाहें इसको, कि जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स हैं या एग्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको इनको आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के सजेशंस को देना चाहेंगे, ताकि जल्द से जल्द इनका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाए और एक्सपोर्ट्स में किन किन चीजों का, किन स्टैंडर्ड्स का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए? अब देखिए दुनिया जो है, दुनिया इस पॉइंट पे आ गई है, चाहे हर मुल्क के कोई भी लोग हों, उनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। पहले बीच में एक होड़ मचा हुआ था कि सबको जो है ना अपने मसल्स बनाते थे, तो प्रोटीन के लिए पाउडर लेते थे। अब वो पता चल गया कि नहीं, प्रोटीन प्रोटीन के लिए जो पाउडर यूज़ किए उनकी शरीर खराब हो गया। वो ऑर्गेनिक नहीं रहा, नेचुरल वो रहा नहीं। तो अब नेचुरल तरीके से जाने के लिए पहले जो है प्रोटीन शेक मिलती थी, आज भी मिलती है, लेकिन उसके उस प्रोटीन शेक में जो है, जो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है, जैसे मखाना देखें, प्रोटीन प्रोटीन रिच है वो। जो भारतीय दाल जो है उसमें काफ़ी प्रोटीन रिच प्रोडक्ट है वो, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट होती है। फिशरीज़ में आप देखें तो अब जो है वो ड्यूटी फ्री होने वाली है, तो खासकर जो आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा जो है, वहाँ के जो बहुत सारे जो फिश जिसमें प्रोटीन जो है, जो लीवर जो है, जो ऑयल जो है, वो यहाँ पे मिलेंगी सस्ती से। तो जो प्रोटीन रिलेटेड फूड जो है, अब उसमें जब हमको डायरेक्टली ऑर्गेनिक जो मिट्टी से उपजा हुआ, जिसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, वो चीज़ इस मार्केट में आएगी, तो ऑफ कोर्स उसका क्वालिटी तो बढ़ेगा ही, वो ग्रो भी बढ़ेगा। जिससे जितने भी भारतीय अपने खासकर मखाना को देख लें या फिश प्रोडक्ट्स देख लें या आलमंड्स को देख लें या दूसरी जो है आप स्पाइसेस देख लें, वो सारे जो है उसका एक्सपोर्ट जो है इंडिया से यहाँ पे काफ़ी बढ़ेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आँकड़ों की बात कर लें, तो अभी जो है फिशरी जो इंडिया से यहाँ पे आएगी, उस पर नियरली 0% टैक्स लगना है। मखाना जो है वह हेल्थ फूड डिमांड है, बिल्कुल वो बूस्ट है। अब इस सिचुएशन में बिहार या बिहार से जुड़े जितने भी मखाना प्रोडक्ट जो हैं, उसका सुनने में आया कि बिहार सरकार मखाना बोर्ड, भारत सरकार मखाना बोर्ड भी बना रही है। तो उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो डायरेक्ट ऑर्गेनिक रूप से आते हैं, वो यहाँ के सुपरमार्केट्स में अवेलेबल होंगे, वो हेल्थ सेक्टर में होगा, दवाइयों में यूज़ होंगी। तो इसका स्पाइसेस तो हैं ही, अब जो स्पाइसेस जो इंडिया से आते थे, जैसे मसाले की बात करें, वो सब यहाँ पे ड्यूटी फ्री करने का मतलब है कि कोई टैक्स नहीं लेगा, जितने में इंडिया में से बेचते थे, वो चीज़ यहाँ पे आएगी तो लोग उसको ज़्यादा उपयोग करेंगे। तो इसका मेन टेकअवेज आखिर इसको आप देखें कि एक और चीज़ शायद हमने अभी बात नहीं किया कि वो मैंगो हुआ, आम जो है। तो आम का जो पल्प है या अचार जो है या रेडी टू ईट मील्स जो आती हैं, जो यहाँ पे जो यूजुअली उन सब पे अब 0% लगेगा। तो जो रेडी टू ईट मील्स जो आती हैं, जो बना-बनाया चीज़ जो इंडिया से मिलता है, वो चीज़ पहले 20% टैक्स लगती थी, अब 0% लगेगा। इसका मतलब है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अपने यहाँ जो बन रही हैं, वो अब उनको हाई क्वालिटी में बनानी पड़ेगी और इस मार्केट में जो काफ़ी ईज़ी मिलेगी। तो अब सिंपल सा ये है कि
अब जैसे जैक फ्रूट आपने बताया, कटहल बताया तो कटहल जो है वह उसका जो फ्लेवर जो है वो उसका टारगेट यूके के वीगन मार्केट को है। जैसे कि आपको पता है वीगन जो है, वीगन करने का मतलब है कि उसमें कोई मीट और दूध का प्रोडक्ट नहीं है। तो जो कटहल जो है यहाँ का वीगन मार्केट को टारगेट करेगा और जो एफडीए जो है उसको सपोर्ट करता है। अब उस इन सब चीजों में आप सबसे पहला काम क्या होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बढ़ेगी कि भाई कौन कौन से मैंगो पल्प हुए, पिकल्स हुए, रेडी टू ईट मील्स हुआ, कटहल हुआ, आम का कौन सा ब्रांड हुआ। अब किस इनोवेशन से हम यह करें कि यहाँ की क्वालिटी को मैच करें और यहाँ का जो डिमांड है उसको हम सप्लाई करें। तो इनोवेशन तो यहीं से शुरू होती है और यहाँ से जो हमारे जो युवा जो है उस पे ही आएंगे। उसके साथ में जो आप देखें, जैसे टी है, इंडियन टी तो हर जगह मशहूर है। कॉफी जो है वो ड्यूटी फ्री का एक्सेस पार्ट है। अब इसमें सबसे सेंसिटिव चीज यह आ जाती है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स इसका पार्ट नहीं है, लेकिन सेंसिटिव चीज ये आ जाती है कि हाँ क्वालिटी कहीं कंप्रोमाइज नहीं होगी। यूरोपियन मार्केट या ब्रिटिश मार्केट क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। जो अपने यहाँ एक इस चीज पे अभी तक किसी ने, बहुत कम लोगों ने बात किया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक और सबसे बड़ा चीज है वह करप्शन को हटाने का। कि जो करप्शन या जो मनी लॉन्ड्रिंग या जो डाटा जो फ्लो है, ट्रेड डाटा जो होता है, ट्रेड डेटा बोले कि कितनी वॉल्यूम में आया, कितनी ब्यूरोक्रेसी हुई, कितनी प्रोसीजर हुआ, उसके प्रोक्योरमेंट डिटेल्स में वो किस किस वेंडर में गए, क्या वहां पे कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ, वो ट्रेड डेटा का जो फ्लो जो तो है कुल वह इस कुल मिलाकर के जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको काफी बेनिफिट होने वाला है अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कराते हैं, या फिर जैसा आपने कहा कि जैविक चीजों की डिमांड है, तो जैविक यानी ऑर्गेनिक चीजों को ही जो है कि उगाना, क्वालिटी मेंटेन करना और एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बनाए, पैकेजिंग पे ध्यान दें, रेडी टू ईट चीजों पे क्योंकि कर घट गया है, तो अचार, पल्प हो गए आम के, ऐसी चीजों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, और एग्जॉटिक फ्रूट्स वगैरह भी जिसका हिस्सा हो, और उसे भी एक्सपोर्ट करने में एक मोटा मुनाफा लिया जा सकता है। यानी एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आखिरी की दो सवाल अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पहला तो ये कि जेनेरिक मेडिसिन को लेकर के भारत सरकार को तैयार रहने की कई कई एक्सपर्ट्स जो है कि चेतावनी दे रहे हैं, या फिर एक तरह से पहले से आगाह कर रहे हैं, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन को लेकर के काफी डिमांड बढ़ने वाली है। अब देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जेनेरिक मेडिसिन जैसे बोले वो पैरासिटामोल देख लीजिए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ब्रिटिश की सारे जो है इंडिया में है और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है फार्मास्यूटिकल दवाइयों का। अब यहाँ पे एनएचएस जो है, एनएचएस को सप्लाई करने का जो सारा वेंडर्स जिसको बोलते हैं अप्रूव्ड वेंडर्स या उनके जो सप्लाई चेन जो है वो दूसरे देशों से भी बहुत ज्यादा है। अब इंडियन फार्मास्यूटिकल ग्रो काफी हुआ है लास्ट के 15-20 सालों में। अब यह उनको डायरेक्ट एक्सेस ब्रिटिश मार्केट को मिल चुका है। यहाँ पे आके कम्पीट कर सकते हैं, वेंडिंग कर सकते हैं, यहाँ का जो अपना प्रोक्यूरमेंट सिस्टम है उसके थ्रू जा सकते हैं। अब उसमें जो रेगुलेटरी फास्ट ट्रैक जो पहले बहुत बड़ा एक ऑब्स्ट्रक्शन था, तो जिसके चलते जो है वो रेगुलेटरी जो फास्ट ट्रैकिंग जो है वो उसको बोलते हैं म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। तो इस एफटीए के थ्रू जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट जो है उससे आप देखें कि जितने भी फार्मास्यूटिकल दवाइयां जो हैं जैसे आइब्रोफिन हो गया, डिमांड तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब वह इंडिया से बढ़ेगी। एनएचएस जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है उसको प्रोक्योरमेंट का बूस्ट मिलेगा। तो दूसरी जो कंपनियां हैं हमारे, जिसको आप बोलें कि सन फार्मा हुआ या सिप्ला हुआ या डॉक्टर रेड्डीज हुआ, इस तरह की जितनी कंपनियां हैं उनकी अब एग्जैक्टली पॉइंट वहीं पे आ गया, सप्लाई एंड डिमांड। अब यहाँ पर तो डिमांड तो बढ़ रही है, अब सप्लाई करने के लिए अब यह चीज होगा कि अब भारत की अपनी खुद की नीड या ब्रिटिश या यूरोपियन यूनियन मार्केट को नीड को फुलफिल किया जाए। तो यह एक ऐसा सेंसिटिव भी हो सकता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट भी हो सकता है कि भारत अपना पहले नीड देखे या ब्रिटिश या यूरोपियन मार्केट की जो नीड है उसको देखे। अब उसमें समन्वय करने के लिए यदि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई इंडिया से कम हो रही है, तो वहाँ मार्केट ग्रो होने की अपॉर्चुनिटी है। और भारत सरकार या स्टेट सरकार या वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए मौका है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है यह। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि जब 91-92 का दौर भारत में था, और जब एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, अ, बहुत एक ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट बोला गया भारत के इतिहास में, फाइनेंस के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोमेंट था ये, कि जब भारत ने अपने दरवाजे व्यापार के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय
जो आयात थे उनके लिए खोले, अपॉर्चुनिटीज खोली, और उसके बाद एक इकोनॉमिक बूम देखने को मिला इंडिया में। प्राइवेटाइजेशन का एक दौर चालू हुआ। अब एक नया दौर देखने को मिल रहा है। कई जो देश हैं अब वो एफटीए की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कंपेयर करना कितना न्याय संगत रहेगा, आप इसको थोड़ा बेहतर बताएं कि एफटीए और जो एलपीजी रिफॉर्म हुआ था इनके बीच में एक तो तुलनात्मक स्टेटमेंट आपसे चाहूंगा, और इसी से जुड़ा हुआ कि एफटीए आज के जमाने की कितनी बड़ी सच्चाई है, और एफटीए का जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, जो मैत्री जो है कि मुल्क हैं जो जिनका दोस्ताना रिश्ता है आपस में, इससे एक होता है कि वॉर जैसी सिचुएशन जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे कई जगह जंग चल रही है, रशिया यूक्रेन अभी तक चल रहा है, इसराइल का घटता बढ़ता, इसराइल ईरान आज नहीं तो कल ऐसा होगा, ऐसा बोला जाता है कि ये इनविंसिबल है, आज नहीं तो कल ये होगा ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से हुआ, जो कि अभी भी रुका नहीं है। अगर कोई भी नकारात्मक गतिविधि देखी गई पाकिस्तान की तरफ से तो जवाबी कार्रवाई जाहिर सी बात है होगी। ऐसे वक्त में जो एफटीए है इसका जो डिप्लोमेटिक मायना है ये क्या है, और ये दूरगामी कितने क्योंकि देखिए एफटीए होने के बाद यूके से जो प्लेन्स हैं, जो एविएशन सेक्टर है, वहां पे भी काफी बूम मिलेगा। और यूके के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एविएशन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये भी बड़े सस्ते दरों में भारत में अब सामान जो है इक्विपमेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये बड़ा ही मतलब कि मैं इसका विस्तार में आपसे जवाब चाहूंगा। ये जो पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए मेरा, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो डिप्लोमेसी है उसके स्तर पे क्या क्या बदलाव आएंगे, और क्रमशः बताएं। आपका यह प्रश्न आज के टाइम के लिए और 3 दशक पहले के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और यह प्रश्न जो है बहुत बहुत सारे जो रिसर्च करने वाले हैं उनको यह इंडिकेशन देता है कि जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा और उसमें इकोनॉमिकल बोलते हैं ना कि इकोनॉमिकल न्यू एरा की शुरुआत कहाँ से हुई, आपका यह प्रश्न उनको बहुत बड़ा मदद देगा रिसर्च करने में या उसको इतिहास में लिखने में। भारत का इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन शुरू हुआ 91-92, बिल्कुल आपने सही टाइम बताया। वहां से इकोनॉमिकल दौर शुरू हुआ, और फिर आज भारत में जो है इकोनॉमिकल दौर एक यह नया इतिहास जुड़ा जहां से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत हुई। तो आखिर जब हम यह 3 दशक, टोटल हम 35 साल की जो बात करते हैं, 35-36 साल, आखिर इसमें हुआ क्या? इतना बड़ा मार्केट क्यों बढ़ा? वो डिप्लोमेसी जो है भारत को, जहाँ पे कोई आना नहीं चाहता था, कोई कंपनी नहीं आना चाहती थी, उसमें ट्रेड डेफिसिट था। इंडिया जो है वो अपने वॉर में जुड़ा हुआ था। उसमें जो चाहे आप पॉलिसी माइंडसेट बोलें या ग्लोबल रोल देखें या एक्सपोर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी देखें या एक्सटर्नल डिपेंडेंस जो थी, जो बेल जैसे कि आईएमएफ बोलते हैं ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो आके बेल आउट करती थी, वो सिचुएशन तो खत्म हो गई। 1991 की बात करें तो उसमें पॉलिसी माइंडसेट जो था वो बहुत ही रिजर्व था, बहुत ही क्राइसिस ड्रिवन था। भाई जब तक हम क्राइसिस में है, कुछ हुआ तभी हम करेंगे, रिएक्टिव था। अब का जो है वो माइंडसेट जो है, पॉलिसी माइंडसेट जो है बिल्कुल प्रोएक्टिव है और कॉन्फिडेंस बेस्ड है, जहाँ पे राष्ट्र पहले आता है। ग्लोबल रोल के देखें 1991 1992 में, उस समय एड्स बहुत मिलते थे। भारत अपने वह सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन अब क्या है कि भारत जो है वो नेगोशिएटर है। आप इसको ऐसे देखें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो नेगोशिएशन का हिस्सा है। जैसे हमने अपनी बात की शुरुआत की कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिवाली 2022 में होने वाली थी, लेकिन यह 3 साल लग गए इसमें। और यह चीज यह दर्शाता है कि वह नेगोशिएट हुआ, वह स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन हुआ वहां पे। वो डिपेंडेंस नहीं था कि ब्रिटेन से भारत को एड मिलेगी, बहुत सारी कंपनी आएगी, चलो हम जल्दीबाजी में हमने ट्रेड साइन कर लिया। वह दौर था 1991 1992 का, जो एड रेसिपिएंट था, एड एड ड्रिवन था कि भाई भारत, दूसरे देश हमारे पैसे, हमको पैसा देंगे, हम कुछ करेंगे। अब हमारा जो है वो स्ट्रेटेजिक नेगोशिएटर है कि हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन किया, इसका इम्पैक्ट चाइना पे है, यूरोपियन यूनियन आएंगे, यूएस आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, न्यूजीलैंड आएगा, दूसरे कंट्री आएंगे और हमारा मार्केट ग्रो करेगा। उसमें हमारे पास में एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्सिटी 1991 में बस चाय या टेक्सटाइल होती थी। अब जो है टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी है, फार्मा है, सर्विसेज है, गुड्स हैं, प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर है, हर सेक्टर इसमें जुड़ा हुआ है। तो यह एक न्यू एरा जो है, अब कोई आईएमएफ इंडिया को आके बेल आउट करने वाला नहीं है। इंडिया अपना खुद सेल्फ फंडेड ग्रोथ और एफडीआई, मेक इन इंडिया और इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है 6% कंटिन्यूअसली ग्रो करना, सस्टेन करना,
वो मार्केट का यह एक कंप्लीटली जो है ना डिफाइनिंग न्यू एरा है जो ट्रांसफॉर्मेटिव है। अब इसको इस न्यू एरा को आपने बिल्कुल दूसरा प्रश्न था कि इसको डिप्लोमेसी से हम कैसे देखें? यह डिप्लोमेसी जो है वो भारत की कल्चरल हेरिटेज है कि हम जब डिप्लोमेसी करते हैं तो उसमें पीस मेकिंग पहले होता है, कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन नहीं होता है। भले हम चाइना से बात करें, चाइना से कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ अब इतनी आ गई है कि हम चाइना को अपना स्ट्रेंथ दिखा के भाई दिस इज व्हाट वी आर डिलीवरिंग नाउ एंड व्हाट द चाइना इज ऑफरिंग टू द वर्ल्ड इज कॉन्फ्लिक्ट। अब आज के टाइम में आप बिल्कुल सही बोले, या तो आप ट्रेड करें नहीं तो वार करें। तो ये दोनों चीज नहीं हो सकती है। इंडिया एक अल्टरनेटिव देता है कि वी विल हैव नो वार बट विल डू ट्रेड विथ पीस एंड डेमोक्रेसी। हम अपने लोग, हमारे अपने लोग, हो सकता है भारत में अभी एफटीए को क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत हो, जो डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जो दूसरी कंट्री में नहीं है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि चाइना में एफटीए किसी साइन करे और चाइना के किसी एक सेगमेंट ने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू करे या टीवी पे आकर उसको गाली दे दे? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन भारत में हो सकता है। वो हमारा एक क्रिटिसाइज करने का वो टूल जो है, जो जो एक इम्प्रूव करता है। तो यह जियो पॉलिटिकल पोस्चर जो इंडिया को एक नेगोशिएटर बनाकर इकोनॉमिकल पावर हाउस जो पहले टॉप 10 में नहीं आती थी, अब टॉप फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही है, फिर वो सेकंड, और ऑफ कोर्स इकोनॉमिकल सुपर पावर आगे के समय में आने वाले में भारत ही है और कोई दूसरा नहीं है हुआ। तो यह मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी का जो नया दौर शुरू हुआ है, वो पहले नहीं था 1991 में। वह एक शुरुआत कह सकते हैं, लेकिन वह डिपेंडेंट था, अब वह सेल्फ इंडिपेंडेंट है। यह जो हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या नेगोशिएशन स्किल्स जो है, वो बहुत सारे चैलेंजेस को, मर्चेंडाइजिंग को दूर करके भारत को एक राष्ट्र बता सकता है। जहां पे अभी आप बिल्कुल सही बोले कि भारत, मोदी जी और कियर स्टारमर जब ये साइन किए, ट्रेड के साथ में क्लियरली बोला ट्रेड तो सही है, इस सब में एंटी इंडियन एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं होगी। तो भारत की राष्ट्रीयता और उनकी सुरक्षा और ट्रेड जो है वो साथ में, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमने सारे पहलुओं पे बात किया, लेकिन ये जो डिप्लोमेसी का जो ये तरीका जो है, जो सेल्फ इंडिपेंडेंस को डालना और एक इंडिपेंडेंट वॉइस इंडिया की जो है वह पावर्ड रूप में डालना, वह एक डिप्लोमेटिक का सबसे बड़ा आप बोलें कि अचीवमेंट है यह। जी, तो 1991 का जो टाइम जो था वो क्राइसिस ड्रिवन टाइम था, सर्वाइवल का टाइम था। लेकिन अभी जो 2025 और आगे वाला जो टाइम जो है ना, वो अपॉर्च्युनिटी एरा है, जहाँ पे ग्लोबल ट्रेड और भारत के हर सेगमेंट को जो है ना, उसको एक अपॉर्च्युनिटी है, वो अपॉर्च्युनिटी ऐसे ग्रो हो रहा है। तो यह जो 1991 और 2025 का जो एरा के समय से जो हम टैरिफ ड्रिवन आ रहे हैं, वो नेगोशिएशन का पार्ट है। इंडिया की प्रभुत्व को स्थापित करके जो हम क्राइसिस से नहीं, हम अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये विकसित भारत तो एक अपना अल्टीमेट गोल है ही। वो विकसित भारत की तरफ मैं देख रहा हूँ, यह रास्ता जा रहा है जिसमें डिप्लोमेसी भारत की और अपनी स्ट्रेंथ, भारतीय लोगों की जो स्ट्रेंथ जो है, वह सामने आ रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि दर्शकों को आसान भाषा में ये समझने में जो है कि काफी आसानी हुई होगी कि ट्रेड जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इसके जो अंदर खाने की बात है कितनी महीन होती है, कितनी जो है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे चर्चा होती है, कितना आसान होता है, किस क्षेत्र में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो किस क्षेत्र में आगे बढ़े ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने में कितना फायदा हो, किसानों के लिए क्या है, जवानों के लिए क्या है, और देश के दोनों देशों के जो युवा हैं उनके लिए क्या है, ये समझने में इस पूरी बातचीत के माध्यम से मुझे लगता है कि कुछ आसानी हुई होगी। बाकी ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल शब्दों में ये सारी बातें जनता के सामने, दर्शकों के सामने रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं दर्शकों से जो है कि अपील करूंगा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार लिख करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि भविष्य के गोद में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस एफटीए के होने से। जो भारत है इसकी अर्थव्यवस्था में कितना बढ़त देखने को मिलेगा, क्या फायदा, क्या नफा, क्या नुकसान देखने को मिलेगा, ये सब आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। अगर आपको ये हमारी बातचीत अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार दे सकते हैं, अपनों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हों, जिन्हें
फाइनेंस, जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट हो, या फिर किसानों के साथ, या फिर जिनको आप सबसे ज्यादा चाहते हो उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। नमस्कार।